सर स्टोरी किस टेंस में लिखी जाती है, या मैट्रिक और एफए स्टूडेंट्स के लिए एसेज आते हैं, वो कौन सी टेंस वो में होते किस उस हवाले से होता है, किस टेंस में? ठीक है जी, आपका जो ऐसे है वो तो मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। तो स्टोरी जो है वो आपको पता है, स्टोरी माजी का एक वाक़या होता है। तो जो आपका ऐसे है वो भी अगर वो नैरेटिव है, राइट, नरेट कर रहा है किसी वाक़ये को, तो दोनों सूरतों में यू आर गोइंग टू यूज पास्ट टेंस। ठीक है। और आपको मालूम है कल हमने शुरू किया, कल हमने रूटीन की बात बताने के लिए हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस की। तो ये पूरी सीरीज हमने शुरू कर दी है, पूरी प्लेलिस्ट है। इसका लिंक आपको जो है वो यहाँ पर कहीं या यहाँ पर कहीं आपको इसका लिंक आएगा ऊपर। आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए ताकि आपको तरतीब से चीज़ें मिल जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको वीडियो मेरी मिलती रहे। तो बच्चों ने पूछा है कि पास्ट जो स्टोरी जब बतानी होती है तो किस टेंस में बतानी है, और उसमें इसी तरह जो ऐसे है उसमें भी एक टाइप जो है वो नैरेटिव टेंस की। तो मैंने कहा कि ये पास्ट टेंस। अब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टेंस के बारे में कल मैंने बात की थी। 12 में से सबसे ज़्यादा टेंस इस्तेमाल कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं कहता हूँ रूट टेंस, बुनियादी टेंस, राइट। बुनियादी टेंस कह लें, रूट टेंस कह लें, बेसिक टेंस कह लें, या मैं इसको ये भी कह देता हूँ स्टैंडर्ड सेंटेंस, मॉडल सेंटेंस, सांचा सेंटेंस। यानी किसी भी टेंस में जो एलिमेंट्स जो चाहिए, यानी कोई भी 12 के 12 में से कोई भी टेंस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें जो ज़रूरी एलिमेंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट मौजूद है। कल हमने बात की थी कि कोई भी टेंस जब बनाते हैं, कोई भी फिक्रा बनाते हैं, तो उसमें सबसे लाजमी पार्ट कौन सा है? वर्ब। तो वर्ब को हमने क्या किया था? वी लिख दिया था। उसके साथ दो सपोर्टिव चीजें हमने कही थी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और इस फार्मूले को हमने नाम दिया था SVO फार्मूला, राइट। इसमें ये भी फिक्स हो सकता है, ये भी फिक्स हो सकता है, बस इसकी शक्ल आप जब तब्दील करते जाते हैं तो आप टेंसेस बनाते जाते हैं। तो बुनियादी टेंस कितने होते हैं? बुनियादी टेंस 12 नहीं जो मॉडल टेंस मैंने कौन सा बताया? स्टैंडर्ड टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसी तरह जैसे इंडेफिनिट के जितने भी टेंस होते हैं वो प्रेजेंट में हो जाए, वो पास्ट में हो जाए, या फ्यूचर, इनको मैं कहता हूँ बुनियादी टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बुनियादी टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट भी बुनियादी टेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी बुनियादी टेंस है। लेकिन इन तीनों बुनियादी टेंसेस का मेन बुनियाद कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता तो अंग्रेजी ही नहीं होती। तो हमारे पास फार्मूला वही कल वाला ही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आप जब स्टोरी बताना चाहते हैं तो सिर्फ इस पर, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। आप इसके आने वाले वर्ब की फॉर्म फर्स्ट से सेकंड कर देंगे, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। मसलन हमने कल लिखा था आई डू, तो आगे ऑब्जेक्ट है कोई तो लगा लो, नहीं तो इधर ही फिक्र खत्म हो गया। जरूरी तरीन चीज कौन सी है? वर्ब। पूरी अंग्रेजी में सबसे ज्यादा जरूरी, जिसके बगैर अंग्रेजी खड़ी नहीं हो सकती, वो क्या है? वर्ब। तो वर्ब ही को हमने क्या कहा था? टेंस है। तो मैंने इसीलिए कहा था टेंस नहीं होता तो अंग्रेजी नहीं होती। और टेंस में सबसे जरूरी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही में थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते करते आप बाकी प्राइमरी टेंस भी बना लोगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और फिर इन्हीं बुनियादी टेंसेस को जो है वो आगे यूज करके आप कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप बना सकते हैं। तो मैंने कल कहा आई डू या आई गो। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इसकी फॉर्म हम सेकंड कर देंगे, बाकी सारा सब्जेक्ट वही, ऑब्जेक्ट वही, कोई भी चीज़ जहाँ जहाँ लगी हुई थी उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं। आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। पहली फॉर्म डू है तो दूसरी फॉर्म डिड। पहली फॉर्म गो है तो दूसरी फॉर्म वेंट। ठीक है। और पहली थी राइट तो दूसरी फॉर्म रोड। ठीक है। और पहली फॉर्म थी ईट तो दूसरी फॉर्म एट, सेकंड फॉर्म। सिर्फ क्या है, जो बुनियादी टेंस मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता तो अंग्रेजी ही नहीं होती। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी बुनियादी जरूरी चीज क्या है? वर्ब। तो पूरी अंग्रेजी में वर्ब इज द किंग ऑफ ऑल थिंग्स। अगर वर्ब नहीं है
तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो पूरी सल्तनत में सब सर्व किसको करते हैं? वजीर किसको सर्व करते हैं? बादशाह को। मुशीर किसको सर्व करते हैं? बादशाह को। कनीजें किसको सर्व करती हैं? बादशाह। क्वीन किसको सर्व करती है? बादशाह को। रियाया किसको सर्व करती है? बादशाह। सबका ख्याल कौन रखता है? किंग। किंग कौन है अंग्रेजी का? वर्ब। वर्ब इज द किंग, राइट? यस। तो वर्ब की पहली फॉर्म हो, दूसरी फॉर्म हो, तीसरी फॉर्म हो, आईएनजी हो, हैज है वो, इज एम आर हो, तो एस हो, कुछ भी लगाओ, वर्ब जरूर मौजूद है। यानी वर्ब के बगैर सल्तनत नहीं चलती, बादशाह के बगैर सल्तनत नहीं चलती। तो आपने जब भी कोई स्टोरी लिखनी है, आप क्या करेंगे? इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी आना ज़रूरी नहीं है आपको जो बड़े बड़े फार्मूले आते हो, सिंपल बुनियादी टेंस आता हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और स्टोरी टेलिंग के लिए सेकंड फॉर्म, वही जो ऐसे आपने प्रेजेंट में लिखा, आई डू, आई वेंट, आई ईट, आई स्लीप, आई, उन्हीं की जहां जहां वर्ब लगा था, वर्ब की फॉर्म को पहली से शिफ्ट करके सेकंड में कर दिया, तो दैट बिकम्स पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में स्टोरी लिखी जाती है, पास्ट टेंस में ही ऐसे नैरेटिव लिखा जाता है। अब आपने टेंस को तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो रूट है उसकी, जो स्ट्रक्चर है पूरे ऐसे का, वो किस पर खड़ा होगा? टेंस पर। टेंस पे। यानी टेंस अगर निकाल दो दरमियान में से तो नथिंग इज लेफ्ट। ठीक है, तो टेंस हमने समझ लिया कि टेंस का क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये मेन फार्मूला है। इसमें से सबसे जरूरी पार्ट वर्ब। सब्जेक्ट के बगैर बात हो सकती है, ऑब्जेक्ट के बगैर बात हो सकती है, वर्ब के बगैर बात नहीं हो सकती। तो आपको ये समझ लिया कि वर्ब इज द किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका मतलब है वर्ब की फॉर्म में याद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। याद कुछ नहीं करना, जो चीज़ आप याद करते हैं वो भूल जाता है। आप गौर कीजिए कि आपको सिर्फ वही भूला है अभी तक जो आपने याद किया था, जो आपने याद नहीं किया था वो याद है आपको। यानी जिसको आप याद करना भी कहते हैं, मैं वो भी कहता हूँ वो रट्टा ही है। ये रट्टे के ऊपर मेरी बड़ी मुझे कोफत होती है रट्टे से, कि जो आप याद भी करते हैं वो भी एक रट्टे ही की एक शक्ल है। क्या करना है? जस्ट कॉम्प्रीहेंड। जब आप पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्रीहेंड करो, जब आप लिख रहे हैं तो जो कॉम्प्रीहेंड किया हुआ वो लिख दो। रटा रटाया नहीं करना, इवन याद भी नहीं करना। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, आपको याद रह जाएंगी तो अच्छी बात है, याद करने की जरूरत नहीं है। याद ना रह जाए दोबारा वीडियो देख लें। ठीक है, अच्छा। अब अगर आप इसको 3 मरतबा एक ही वक्त में सिटिंग में रिपीट करते हो लेक्चर, तो आपने याद किया। अगर सुबह दोपहर शाम को आपने देखा तो फिर आपने कॉम्प्रीहेंड किया। अब देखो, रट्टा याद करना और कॉम्प्रीहेंशन में क्या फ़र्क है? रट्टा है एक ही सिटिंग में 20 मरतबा रिपीट कर दिया, ये क्या है? रट्टा है। आपने एक ही सिटिंग में 3 मरतबा रिपीट कर दिया, ये है याद किया। ये भी रट्टे की ही एक किस्म है। और अगर आप सुबह दोपहर शाम कम से कम आपने वक्फा दिया, जैसे 3 वक्त का खाना 1 वक्त में खाते हैं आप? 3 वक्त का खाना 3 वक्त में खाते हैं। क्या 3 वक्त का खाना 1 वक्त में खा लेने से 3 वक्त की कसर पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। तो सबक जो है वो क्या करना है? उसे ना रट्टा लगाना है ना याद करना है। रट्टा क्या है कि आप एक ही सिटिंग में 20 मरतबा रिपीट कर दिया, 10 मरतबा, वो रट्टा है। एक ही सिटिंग में 2-3 मरतबा देख लिया, वो भी रट्टा ही है। वो कम रट्टा है, लेकिन याद करना भी रट्टी एक ही समय। सुबह दोपहर शाम यानी एक इनटेक के दरमियान में कुछ वक्फा दे दिया आपने कुछ घंटों का, तो वो क्या है? वो नेचुरल लर्निंग है, क्योंकि दिमाग प्रोसेस करता है। जैसे हमारा मैदा खाने को डाइजेस्ट करता है, इसी तरह आपका दिमाग भी जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो इसको प्रोसेस करता है। इसे आप ऐसे समझ लो जैसे डाइजेस्ट करता है। वो जो प्रोसेस करना है इसे हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंड करने के बाद उसके ऊपर दिमाग सोचता रहता है। आपका ध्यान कहीं और भी चला जाए, दिमाग उसे सोचता ही रहता है। तो इसलिए एक लफ्ज कहा जाता है स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट, इसका मतलब है ये एक इडियम भी है, एक्सप्रेशन भी है। जब भी कोई चीज़ कहे अच्छी तरह से गौर व खौज कीजिएगा, सोचिएगा। तो जो सबक आपने सीखा है ना, स्लीप ऑन इट। अभी जो मैं सबक दे रहा हूँ, अगर आप अभी सीख के अभी कहते हो कि मैं अभी ये जो रिकॉर्डेड वीडियो अभी मैं देख लेता हूँ, दोबारा अभी देख लेता हूँ, तो स्लीप ऑन इट। अभी देख लिया, फिर 2-3 घंटे का वक्फा, यानी दोपहर को। अगर आपने सुबह देखा है तो दोपहर को दोबारा देख, अगर आप चाहें तो। वैसे तो पहली मरतबा में ही अगर आप गौर से बैठे तो हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या बताया? स्टोरी किस टेंस में लिखी जाती है? पास्ट टेंस में। टेंस में जरूरी कितनी क्या क्या एलिमेंट्स है मेजर?
सब्जेक्ट Subject, वर्ब verb, ऑब्जेक्ट। object। जरूरी तो नहीं निशा कौन सा है? वर्ब। ऑब्जेक्ट के बगैर फिक्रा बन सकता बन है, सकता है। सब्जेक्ट के बगैर फिक्रा बन सकता है, वर्ब के बगैर फिक्रा नहीं बन सकता। अगर आप रूटीन की बात करनी हो तो किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सी वर्ब है? फर्स्ट वर्ब की पहली फॉर्म, First। सादा वर्ब की पहली फॉर्म। पहली माजी या पास्ट या स्टोरी या नैरेटिव ऐसे किस टेंस में है? पास्ट में। पास्ट टेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है? सेकंड। सेकंड। इसमें से जो बात समझ नहीं आई मुझे पूछ सकते हैं आप। आप भी पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन अब इस पर आप रट्टा लगाने बैठ जाए जी, हिफ्ज कर लें, कहीं एक लफ्ज आगे पीछे ना हो जाए, ओ हो एक नुक्ता आगे पीछे हो गया तो ये लकीर का फकीर बंदा बनता है। लकीर का फकीर पढ़े लिखे लोग नहीं होते। कई मरतबा बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर भी होके आप लकीर का फकीर होते हैं। तो लकीर का फकीर नहीं होना, समझना है। आपने समझ लिया, सेकंड हमने फॉर्म लगानी। सेकंड फॉर्म। बाकी सारा वही जो कल हमने लेक्चर लिया जी। कि रूटीन कैसे बतानी है, उसी फिक्रे को वही वाले फिक्रे में जाके आप फॉर्म में चेंज कर दें सेकंड, तो दैट बिकम्स अ स्टोरी, दैट बिकम्स अ नैरेटिव ऐसे। ठीक है, ओके। तो ये आपको पता चला कि टेंस कौन सा इस्तेमाल करना है। और ये स्लीप ऑन का मतलब क्या मैंने बताया कि एक ही सिटिंग में रट्टे नहीं लगाना। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। वो जो 20 मरतबा 10 मरतबा रट्टे लगाते हैं वो जुल्म है खुद पर, नहीं करना। नहीं करना। एक ही सिटिंग में 3 मरतबा आपने पढ़ा तो याद किया, वो भी नहीं करना। वो भी नहीं करना। एक सिटिंग में कितनी बार, एक बार। कितना वक्फा देना दरम्यान में? 2 घंटे। जैसे खाने को वक्फा चाहिए हजम होने के लिए, 3 आपने जो इल्म लिया है उसको भी वक्फा चाहिए वक्फा चाहिए। डाइजेस्ट करने के लिए, दिमाग को प्रोसेस करने के लिए। इतनी बात समझ आ गई? Yes। अभी फौरी इसको वीडियो को देख लें या दोबारा देखना हो तो कितनी देर बाद देखें? 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद। सुबह दोपहर शाम 3 खुराकें। सही है। अच्छा, अब बात थी कि हमने ऐसे कब हमने पहला तो बात कर ली कि उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया कि टेंस कौन सा इस्तेमाल है। अगला काम है कि आप जब भी कोई स्टोरी या कोई भी ऐसे लिखने लगते हैं तो सबसे पहले आप टॉपिक को अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड करें। आपको जो टॉपिक दिया जाए, टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट इट, अच्छी तरह उसे डाइजेस्ट करें। अगर आपने टॉपिक ही नहीं समझा तो टॉपिक पूछ कुछ और रहा था, आपने लिखने कुछ और शुरू कर दिया, बोंगी मारनी शुरू कर दी। तो स्पेंड टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, उसके एक एक हिस्से को समझें। कोई उसमें कैच तो नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, कोई सिचुएशन तो नहीं दी उसने। कई मरतबा अल्फाज सीधे से होते हैं लेकिन बात उसमें कुछ और पूछी जा रही है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैट्रिक कैफे क्या CSS करना है, किसी ने कंपेटिटिव एग्जाम देना, सबके लिए फार्मूला सेम है। ओके। अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। ठीक है, टॉपिक वेल, अच्छी तरह से बागम बाग नहीं करनी। अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। उसके बाद जो टॉपिक है उसका जो की पॉइंट है उसको पेपर के सेंटर में लिख लो। ये आपका पेपर है, एक पेपर लो, उसके सेंटर में लिख के सर्कल डाल दो। ठीक है, फर्ज के आप कोई भी टॉपिक बोलो, कोई भी टॉपिक। आप देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, दुनिया के किसी टॉपिक पर भी आपको लिखना आ जाए तो आसान तरीका बता रहा हूँ। आप अपने जेब में कोई भी टॉपिक सोचो, कोई भी स्टोरी, कोई भी चीज, कोई भी, अभी सोच लो, आप भी सोच लो। थर्स्टी क्रो। ठीक है, थर्स्टी क्रो इतनी वो सीधा होगी कहानी। ग्रीडी डॉग। ग्रीडी डॉग। ग्रीडी डॉग और कोई नहीं, वही है ना, ये वही कौम है जो रट्टे लगा के थर्स्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, डाकिया, काओ, हैं? तो इसके अलावा कोई नहीं। वो भाई आज की कोई चीज़ सोचो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़, हैं? कोई वाकया, कोई आपकी ज़िंदगी में वाकया। इंटरनेट तो चलो वो डिस्क्रिप्टिव होगा, नैरेटिव नहीं होगा। सही है। तो फर्ज क्या, थर्स्टी क्रो, मैं उधर ही आ जाता। थर्स्टी क्रो, क्रो की या तो फोटो लगा लो या लिख लो। राइट योर टॉपिक, टॉपिक को पेपर के सेंटर में लिख लो। लिख लिया? ओके। अब आपने इसको ये लाइनें खींच दी ऐसे। फर्ज क्या, थर्स्टी क्रो था ना, जो चीज उसके बारे में आपको ज़हन में आए वो लिख लो। क्रो था, ये तो सेंटर में आ गया। कैसा था, प्यासा था या फिल था? तो आप उसको थर्स्टी लिख दो यहाँ पर, थर्स्टी। ठीक है, थर्स्टी दोपहर को था या रात को था? दोपहर को ज्यादा गर्मी होती है। नून टाइम में। ठीक है, ओके। और कलर कौन सा था प्यासे का? ब्लैक। वैसे कौवा ब्लैक ही होता है, सफेद देखा कभी? नीले रंग का देखा। ओके। उसके बाद उसको उसने क्या किया?
उसने पानी ढूंढा। ढूंढा। ढूंढा, पहले ढूंढा तो सर्च सर्च। सर्च किया, उसके बाद क्या किया? उसको पानी मिल गया। पानी मिल पानी गया। मिल गया, लेकिन थोड़ा था। थोड़ा था, हो रहा था उसमें। लिटिल वाटर था। आ लिटिल, लिटिल नहीं होता, आ लिटिल। लिटिल। आ लिटिल, लिटिल का मतलब होता है नथिंग, सही है। सिर्फ लिटिल का मतलब नथिंग होता है। आ लिटिल वाटर, ठीक है। तो उसने क्या सोचा? तरकीब सूझी, थॉट इट। आइडिया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये है मैं जब सोच रहा था टॉपिक को, जेन में सोच रहा हूँ, उसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। किसी भी टॉपिक को अपने दिमाग में सोचने को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपका दिमाग एक वक्त में कितने आइडियाज दे सकता है? एक आइडिया। आप एक वक्त में कितनी जगह पर देख सकते हैं? एक। मैं आपको देख रहा हूँ तो फिर उधर देख रहा हूँ, ना। जब मैं उधर देख रहा हूँ तो आपको देख रहा हूँ। नहीं। तो जैसे हमारी आंखें एक वक्त में एक जगह पर देख सकती हैं, दूसरी जगह परसेप्शन ले सकती हैं। यानी मुझे महसूस हो रहा है वहाँ कैमरा है, आइडिया है। जब मैं उधर देख रहा हूँ तो मुझे पता है यहाँ बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, पता तो है, बट आई एम फोकसिंग ऑन वन थिंग एट अ टाइम। सेम इज द केस विद द ब्रेन। आपका ब्रेन किसी भी एक लम्हे में आपको एक आइडिया दे सकता है। उसके परसेप्शन में हजारों आइडियाज पड़े होंगे, लेकिन वो एक्टिवली आपको एक वक्त में एक आइडिया दे सकता है। तो उसका तरीका क्या है आइडियाज को सोचने का? ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। डोंट थिंक इन योर हेड, थिंक इन योर पेपर। ऑन पेपर। कभी बेवकूफ आदमी है जो दिमाग में सोचता है। सोचना तो दिमाग ने ही है, दिमाग ने सोचना है, दिमाग में नहीं सोचना। दो चीजें, दिमाग में नहीं सोचना। दिमाग ने सोचना है, दिमाग ने सोचना है, सोचना है। दिमाग में ही नहीं सोचना। नहीं सोचना। आप कहेंगे सर एक ही बात आप करें, दिमाग ने सोचना है और जो सोचा है वो डालना कहाँ पर है? पेपर पे। ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? दे विल नॉट थिंक इन देयर हेड, दे विल थिंक ऑन पेपर। ब्रेन ने सोचना है, ब्रेन में नहीं। यानी आपने आइडिया सोच लिया, ब्रेन में रख लिया, अगला आइडिया सोचा वो भी ब्रेन में रख लिया, उससे अगला आइडिया सोचा तो पिछला किधर गया? वो तो पहले ही वहीं पड़ा था, तो फिर सोचने के तो फायदे नहीं आया। तो जब आप उसको निकालने लगोगे तो अगेन वो एक एक करके निकालेगा। आपने 10 आइडिया दिमाग में सोच लिए, वो पड़े हुए तो पहले भी थे, सोचने के बाद भी वहीं पड़े हैं, तो आपको फायदा क्या हुआ? फायदा आपको तब है जब वो पेपर पर आ गए, उसकी एक विजुअल शक्ल बन गई। दिमाग विजुअल्स में सोचता है, दिमाग हर चीज को विजुअल, अल्फाज को भी विजुअल में सोचता है। दिमाग में जो भी चीजें पड़ी, अगर आप तस्वीरें लगाते जाए तो बहुत अच्छा है, तस्वीरें नहीं तो कम से कम एक विजुअल प्रेजेंटेशन हो गई आपके पास, एक नक्शा बन गया। जो भी आपने लिखना है उसका एक नक्शा बन गया। इस नक्शे को कहते हैं माइंड मैप। आपके ब्रेन में भी डेटा इसी तरह पड़ा हुआ है। आपको पता है हमारे जो मेमोरी सेल्स हैं उनका नाम क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। तो आप, हाँ, ऐसा थोड़ी है कि एक डब्बा है जिसमें हर चीज पड़ी हुई है, डब्बा नहीं है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं। कैसे? न्यूरॉन्स की शक्ल देखें, ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक आइडिया यहाँ पड़ा है, 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 एक आइडिया यहाँ पड़ा है। मुख्तलिफ ऐसे डॉट्स की शक्ल में डेटा पड़ा हुआ है। अब इसके कनेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। हर चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे की चीज के साथ कनेक्शन है। अब ये कनेक्शंस आइडियाज बनाते हैं। अब जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो आप एक आइडिया को पकड़ा और वो आइडिया और हजारों बहुत सारी चीजों के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। देयर इज नो आइसोलेटेड आइडिया इन योर ब्रेन, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अनदर आइडिया। इसे कहते हैं कोरिलेशन। आपके ब्रेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है दैट इज कोरिलेटेड। कोरिलेटेड का मतलब एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड है, लिंक्ड है। कोई भी आइडिया अकेले नहीं पड़ा हुआ, और जो तुमने अकेले डालने की कोशिश की वो दिमाग ने डाइजेस्ट नहीं करना, यानी उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं किया। दिमाग किसी भी चीज को उसको किसी रेफरेंस की बुनियाद पर अपने पास स्टोर करता है। तो चूंकि आपके ब्रेन में जो भी आइडिया पड़ा हुआ है वो दूसरे आइडियाज के साथ लिंक्ड है। देयर इज नो आइसोलेटेड सिंगल आइडिया विच इज एक्टिव इन द ब्रेन। आप भेज तो सकते हैं ब्रेन को सिंगल आइडिया, मसलन ये डस्टर है, डस्टर, ये क्या है? सिंगल आइडिया। अब सिंगल आइडिया दिमाग ले तो लेगा, सुन तो लिया डस्टर है, कलर भी देख लिया, लेकिन ये किसी के साथ जब तक लिंक नहीं करेगा, ये किस काम आता है? खाने के काम आता है, पीने के, पहनने के, मारने के, किसी हद तक आ सकता है। असल काम इसका क्या है? वाइपर है, वाइप करता है। ये व्हाइट बोर्ड को वाइप करता है, ठीक है। डस्टर पुराने दौर में होता था, वो होते थे
चाक से लिखा जाता था, तो वो डस्ट होती थी उसकी, तो उसको डस्ट करने के लिए। अब इसका नाम डस्टर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब वाइपर है। तो ये क्या करता है, हमने इसको एक आइडिया के साथ लिंक किया, ये वाइप करता है। कलर कौन सा है? ब्लैक। हार्ड है, सॉफ्ट है? हार्ड सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट है। हैवी है या लाइट वेट है? लाइट। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसको इसके को रिलेटेड आइडियाज है। तो जैसे ये समझाया, दुनिया का कोई भी टॉपिक आइसोलेटेड आप दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते। रहती हर चीज ब्रेन में है। जो आप पैदा होने से लेकर अब तक जो देखा, जो सुना, जो चखा, जो सूंघा, जो टच किया, यानी 5 सेंसेस से जो भी आपने लिया वो कहाँ पड़ा है? ब्रेन। लेकिन वो यूजेबल है कि नहीं है? नहीं। सारा को यूज आपने, यानी मैं कहूँ कि 1 जनवरी को आपने सुबह नाश्ता किस चीज़ का किया था? किया था? ये तो तय है। हाँ। क्या किया था? ये नहीं याद। किस वक्त किया था? नहीं पता। किसने बना के दिया था? नहीं पता। आप परसेप्शन में उसे उठा सकते हैं कि क्योंकि वालदा बनाती हैं, हाँ। तो वालदा नहीं बनाया होगा। बनाया। क्योंकि हम सुबह ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड ही खाई होगी। ये क्या है? ये आपका परसेप्शन। एग्जैक्ट पॉइंट पर आप नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आइसोलेटेड आइडियाज को दिमाग नहीं करता। फिर उसकी जरूरत की बुनियाद पर ब्रेन प्लान करता है। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो रख लेता है, अगर नहीं है तो वो उसे डंप कर देता है, जैसे फ्रीज कर देता है, जैसे दफन कर देता है। दिमाग अपने पास इसमें ये जो जगह है ना, यहाँ पर कुछ आइडियाज को एक्टिवेटेड शक्ल में रखता है, बाकी डंप्ड स्टेट में पड़े होते हैं। वो पड़ा सारा, पूरे ब्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर निकालें ना, तो सारा ऐसे ही इन डॉट्स की शक्ल में पड़ा हुआ है। उनमें से कुछ एक्टिव है, कुछ रोशन है, बाकी डंप है। ये जैसे बल्ब ऑफ होता है ना, है तो सही बल्ब, लेकिन वो ऑफ है। तो डेटा भी इसी तरह डंप्ड स्टेट में या एक्टिव स्टेट में पड़ा होता है। तो चूंकि जो डेटा ऐसे पड़ा हुआ है कनेक्शन में, तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या मैंने बताया? थिंकिंग द आइडिया, और जो सोचा उसे उसी नक्शे को ऐसे पेपर पर उतारने को कहते हैं माइंड मैप। ये नक्शा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ब्रेन में, इसको, इस नक्शे को सोचने का नाम क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। और इसी नक्शे को एज इट इज ऐसी शक्ल में उतारने का नाम क्या है? माइंड मैपिंग। तो जो भी टॉपिक आपने लिखना है, अंडरस्टैंड द टॉपिक, देन टेक अ मोमेंट, और ये सेगमेंट आपको फर्ज के 1 घंटा है आपके पास किसी टॉपिक पर लिखने का। तो ऐसे नहीं कि आमतौर पर स्टूडेंट क्या करता है, दर लिख रहे, अन्यथा सोचे बगैर, समझे बगैर लिख के आ गया, फिर फेल हो गया। आइडिया को सोचा, पहला नंबर 1 आइडिया क्या है? पहला पॉइंट क्या है? थिंक द आइडिया। नंबर 2 ब्रेन स्टॉर्म द आइडिया। ब्रेन स्टॉर्म क्या है? टॉपिक सेंटर में लिखा, उसके मुतालिक आइडियाज को लिख लिया। फिर ये मेन आइडियाज, इसके आगे सब आइडियाज लिखे जा सकते हैं, सब आइडियाज लिखे जा सकते हैं। हाँ, जो आपने आइडिया लिखा है, मेन आइडिया के इसके कहते हैं डेंड्राइड्स, शाखें। तो आपने एक शाख आगे, शाखों की आगे दरख्त होता है ना, एक उसका तना होता है, फिर एक मोटी शाख होती है, फिर आगे उसकी छोटी शाखें होती हैं, फिर उनकी आगे छोटी शाखें होती हैं, फिर शाखों में शाखों के करते करते आखिरकार पत्ते फूल। तो बिल्कुल आपका ब्रेन में भी डेटा इसी शक्ल में पड़ा होता है, और इसी शक्ल में आपने वैसे ही से उतार लिया। आप कहेंगे सर आपने तो वक्त डाल दिया। वक्त में से निकलोगे तो ही कुछ कमाल पैदा कर सकोगे। जो वक्त में से नहीं निकलता, जो टफ टाइम में से नहीं निकलता, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जो इजी वे आउट के चक्कर में है, वो कोई बड़ा काम करने के काबिल नहीं होंगे। तो ये जो बोरिंग लेक्चर्स आप लेते हैं, दे विल मेक यू द ब्राइट पीपल। ठीक है, इट इज द ब्लैक बोर्ड विच ऑलवेज ब्रिंग्स द शाइनिंग पीपल अराउंड। ठीक है, तो अब तो व्हाइट बोर्ड हो गए, तो व्हाइट बोर्ड ब्लैक पीपल लोग पैदा करेंगे। ठीक है, तो हमने माइंड मैप बना लिया। माइंड मैप के बाद अब ये जो आइडियाज आपने लिखे हैं, इन्हें आप लिस्टिंग शुरू कर दें। ये इतनी तक आप समझ लेंगे। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फर्ज किया तो यहाँ पर आप अगले पेपर पर आप लें, इन आइडियाज को नंबरिंग दें। ठीक है, अगला काम दूसरे नंबर पे क्या है? इनको नंबरिंग दे के इसमें से पहले किसको, इसको पहला नंबर दे देता हूँ। पहले ये लिखूंगा, उसके बाद ये वाला दूसरे नंबर पर आएगा, ये वाला तीसरे नंबर पर आएगा, ये वाला चौथे नंबर पर आएगा, ये वाला 5वें। नंबरिंग कर ली। अब इन नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 आप आइडियाज को यहाँ पर लिस्ट कर ले। बुलेट पॉइंट जिसे कहते हैं, बुलेट पॉइंट वाला आइडिया ऑलरेडी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले ये आइडिया जरूरी है, माइंड मैप वाला। बुलेट पॉइंट कर लिए। अब आपको बुलेट पॉइंट कर लिया आपने, अब आपके पास एक शक्ल आ गई है, एक ब्लूप्रिंट आ गया है, एक स्ट्रक्चर आ गया है आपने ऐसे का। शुरू में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट लिखना है, कोई बात लिखनी है, कोई स्टेटमेंट देनी है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन लिखना है,
कोई आपने एग्जांपल देनी है, कोई शेर साथ लिखना है, कोई रेफरेंस डालना है, हर आइडिया पर 2-2 3-3 आप फिक्रे, वो ज़रूर डिपेंड करता है। अब आप ऐसे करोगे तो आप पहले कहोगे सर मेरे पास 5 फिक्रे नहीं थे पूरे ऐसे के लिए। अब एक एक आइडिया पर आपको लिखते वक्त और माइंड मैपिंग में ऑटोमेटिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होगी, रियल टाइम में भी हो रही होगी, और उस वक्त फिर आप लिखने शुरू करोगे तो आप लिखते जाओ लिखते जाओ। तो स्टोरी को आप प्लान करो, कब हुआ, क्या हुआ, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसी के लिए नंबरिंग हमने कर ली। पहले क्या हुआ, उसका ट्रिगर कौन सा था, बात शुरू कहाँ से की थी, की किसने थी, मामला किधर से निकलते निकलते किधर चला गया। तो तरतीब से एक जर्नी को आपने यहाँ से पॉइंट को ट्रैवल करवाते 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 उसे एक डेस्टिनेशन पॉइंट पर, स्टोरी स्टार्टिंग, स्टोरी एंडिंग, दरमियान में उसके सेगमेंट्स हैं सारे। ये आपने आज मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, टेंस कौन सा इस्तेमाल करना है। फिक्रे बहुत कॉम्प्लेक्स लिखें या सादा लिखें? सादा। सादा फिक्रे। बहुत कॉम्प्लेक्स फिक्रों से आप ये साबित ना करें कि आप बहुत पढ़े लिखें। राइटिंग जो भी हो, राइटिंग का उसूल ये है कि मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ग्रेडिंग के हिसाब से उसको 5वीं जमात का बच्चा भी पढ़ना है, बैठे तो उसे पढ़ लें। हाँ, आप आइडिया ज़बरदस्त फेंकें, ग्रामर के स्ट्रक्चर समझें और उनको उसके मुताबिक सीखें। इडियम्स का इस्तेमाल करें, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करें, एग्जांपल्स का इस्तेमाल करें, क्लासेस को समझें, उनका आपस का एग्रीमेंट समझें। तो क्या वो स्पेलिंग के चक्कर में रहे? स्पेलिंग कैसे ठीक होंगे? स्पेलिंग के ऊपर हम अगली वीडियो बनाएंगे कि सर ये तो आपने सारा बता दिया, स्पेलिंग का रोड़ा ना जदों तक सीधा हो, जदों लिखना ही गलत है फिर लिखने की जरूरत की। अगली वीडियो में इसके ऊपर बताता हूँ और पूरी प्लेलिस्ट देखा करें। आप अंग्रेजी वाला फॉलो ज़रूर कर लें।